से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बना के रखी गई थी। सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश पे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, तो सीरीज बनती थी मिर्जापुर, तो ओंकारा में मेरठ की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर की गैंगवार, तो कंपनी फिल्म में दिखाया जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे, और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, यह समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदया ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ 3 का उल्लेख करना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया। अपनी सीट पर जाएं प्लीज, अपनी सीट पे जाएं प्लीज। मात्र 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल 1 तिमाही का 21,000 करोड़ रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिला के सबसे ज्यादा है। पहली बार एसबीआई ने रिलायंस से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। एलआईसी का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए है, जो एलआईसी का ऑल टाइम हाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माननीय एलओपी कुछ बोलना चाहते प्लीज। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे। कौन सुनने वाला है आपका भाषण? हम तो नहीं सुन रहे। माननीय प्लीज आप प्लीज माननीय देखिए सर, देखिए सर, आप मैंने आग्रह किया सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। जब तक नहीं गए थे आपने कहा मैं मौका दूं, प्लीज माननीय लोगों को बोलने दो। पॉइंट ऑफ रेजर किए हैं, आप बैठे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो भी है, जब बाहर लोग थे यू अलाउ देम, मैंने कहा अलाउ नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ प्रियंका जी। चेयरमैन सर, राइट नाउ प्लीज सर, व्हाई शुड ही, किस नियम के तहत, कौन सा? सर मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yes. It is unfair that I have been screaming non-stop and the members of opposition have been asking you to yield. Please, sir, point point number 259. Sir, point number 259. Yes. Chairman to preserve order and enforce decisions. The chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions. Sir, we have been protesting non-stop. We cannot hear what he is speaking. He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, sir, with all due respect, to ensure that even the opposition voices can be heard? Yes, I will sit down, sir. This is not point of order. This is not point of order. Please. आप बोले। सभापति महोदय, मेरा विचार ये था, हमारे विपक्षी दल यदि हाउस ऑर्डर में होता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ज्यादा उपयुक्त नजर आता, परंतु मैं अब अपना विषय आगे रखने का प्रयास करता हूं कि स्टेट बैंक, एलआईसी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में दर्ज किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है और 80,000 करोड़ रुपए का उनका ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो एचएएल को आज तक नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि एसबीआई, एलआईसी और एचएएल ने इस सरकार के कालखंड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार का दुष्प्रचार था
और किस प्रकार का यथार्थ आज आंकड़ों के आधार पर देखने को मिलता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15% होने जा रहा है। यानी इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं उन्हीं की बात को पुष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत 15% ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है। एक दौर था जब हम IMF जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे, हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे, और आज IMF की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है। यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना क्रांति और डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, जिसने कि देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी और त्वरित एंड माइल डिलीवरी को इंश्योर किया है। आगे मैं आपका ध्यान सभापति महोदय आकृष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के संदर्भ में यह कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। नालंदा सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रतीक नहीं था, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से नष्ट किया गया, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की वो जीवनी शक्ति का प्रतीक था कि हमारी सरकार ने उसको जिस ढंग से स्थापित किया है वो कितना गहरा घाव था भारत के ऊपर। इसको मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब, जो उनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, इन्हीं की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा उनमें डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में उन्होंने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं उनके उस आर्टिकल से, हाउ द बुद्धिस्ट पेरिश्ड बाय द स्वॉर्ड ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द मुस्लिम हिस्टोरियंस देमसेल्फ, समराइजिंग द एविडेंस रिलेटिंग टू द स्लॉटर ऑफ बुद्धिस्ट monks by the Muslim generals in the course of their invasion